हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग लेके आए हैं लेक्चर नंबर 3। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कूलॉम्स लॉ की। कूलॉम्स लॉ की। अब कूलॉम ने एक लॉ दिया था। कूलॉम ने बोला था कि अगर हमारे पास दो पॉइंट चार्ज है, ठीक है, कैसे दो पॉइंट चार्ज है, लेट सपोज फर्स्ट चार्ज इज दिस एंड सेकेंड चार्ज इज दिस, ठीक है, एंड द सेंटर डिस्टेंस ऑफ द चार्जेस इज स्मॉल आर। अगर हमारे पास सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या है चार्जेस का, स्मॉल आर है, ठीक है। एक का मैग्नीट्यूड Q1 है, दूसरे का मैग्नीट्यूड Q2 है। तो कूलॉम ने बताया कि इन पे जो भी आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, अब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन नेचर का भी हो सकता है एंड रिपल्सन नेचर का भी हो सकता है, करेक्ट। तो जो भी अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स है, उसके मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करने के लिए कूलॉम ने लॉ दिया, करेक्ट। अब जैसे मैंने बोल दिया कि लेट सपोज दिस इज फोर्स F एंड दिस इज फोर्स F। तो इन्होंने क्या बोला कूलॉम ने, तो कूलॉम ने बोला कि कूलॉम ने बोला था कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, बिटवीन टू पॉइंट charges is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to square of square of the distance between them, ठीक है। तो यही बोला कि जो भी ये दो चार्ज हैं, इनका जो फोर्स होगा बेसिकली वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 Q2, एंड ये फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर मैं यहां से अब क्या करूं, दोनों को कंबाइन कर देता हूं। जो अपने पास दो इक्वेशंस यहाँ पर हैं, इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं कंबाइन करके लिखता हूं तो वी विल गेट, हमको क्या मिलने वाला है, हमें मिलेगा F is directly proportional to Q1 Q2 upon R square, Q1 Q2 upon R square। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो हम एक कांस्टेंट लेके आएंगे K, Q1 Q2 upon R square, where K is positive constant, पॉजिटिव कांस्टेंट, एंड इसको अपन लोग कूलॉम्स कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है। और इस K का जो वैल्यू रहेगा वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका न्यूमेरिक वैल्यू आएगा 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। अब यहाँ पे एक टर्म दिख रहा है हमको एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है, इसको अपन लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और जो यहाँ पे परमिटिविटी है, इसका वैल्यू रहेगा, ठीक है, फ्री स्पेस के लिए वो होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखो, ये जो कूलॉम लॉ में जो परमिटिविटी आया है, ठीक है, इसको हम लोग बाद में बहुत ही अलग से डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज परमिटिविटी।
ठीक है, अभी के लिए हमको क्या करना है, उसका वैल्यू को याद रखना है। अब अगर मैं कुछ चीजें समझता हूं, अभी देखो यहां पर जो चार्ज है, दो चार्ज हैं, फोर्स एक्सपीरियंस किया, ठीक है। अब फोर्स अगर मैं एक्सपीरियंस कर रहा है तो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है क्या, अपोजिट नेचर का, यानी डायरेक्शन अपोजिट है ना। अगर अपने पास टू डिफरेंट चार्जेस है तो उसमें फोर्स का डायरेक्शन भी तो क्या है, डिफरेंट है, अपोजिट डायरेक्शन है। जैसे अपने पास दो चार्ज है, तो ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा, और ये वाला मतलब Q1 एंड Q2, तो Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा है, एंड Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है, करेक्ट। तो सिंपल सा चीज है, जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, इसको हम लोग एक्शन रिएक्शन पेयर कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज याद रखना है, ये जो फोर्स है वो ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग रहेगा। दो चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, ठीक है, उसके अलोंग ऑलरेडी क्या रहेगा हमेशा, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, कि इसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। ये फार्मूला आप लोग याद रखेंगे, आगे काम आएगा। बट ये फार्मूला ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस। एक्चुअली कूलॉम्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस, ठीक है। अगर पॉइंट चार्ज नहीं है तो वहां पर हम इस लॉ को एक डिफरेंट वे में सॉल्व करेंगे, वहां पे इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल एलिमेंट लेके अपन लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये जो लॉ है केवल और केवल पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। अब अगर मैं हेडिंग डालता हूं नेक्स्ट की करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, हम लोग डालेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है। पहली चीज तो हमेशा यही है कि एक्ट्स बिटवीन टू डिस्टिंक्ट चार्जेस, ठीक है। दूसरे की अगर मैं बात करूं तो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों पे इक्वल रहेगा, ये मैग्नीट्यूड इज इक्वल। यानी अगर मैं बात करूं कि फोर्स ऑन वन अप्लाइड बाय टू, तो इसका मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू फोर्स ऑन टू अप्लाइड बाय वन होगा। हमेशा एक चीज याद रखना है कि एक्ट इन ओपोजिट डायरेक्शन, ये फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शंस में लगेगा, इसलिए इसको एक्शन रिएक्शन पेयर भी बोला जाता है, ठीक है। तो हम लोग उसको भी लिख लेंगे कि इज एन एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है। इसको अपन लोग सेंट्रल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो इस लिखेंगे कि ऑल्सो कॉल्ड एज सेंट्रल फोर्स, ऑल्सो कॉल्ड एज सेंट्रल फोर्स। इसका अगला जो प्रॉपर्टी है, करेक्टरिस्टिक्स है, वो ये है कि एक्ट्स along the line joining the charges, line joining the charges, दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके along लगेगा। और सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डिपेंड्स ऑन द मीडियम in which charges are placed, यानी उस मतलब उस मीडियम पे भी डिपेंड करेगा ये फोर्स जहां पर चार्ज रखा है, ठीक है। इतना समझ गए। आगे अगर मैं थोड़ा सा ध्यान से देखता हूं, तो देखो ये मीडियम पे तो डिपेंड किया, बट एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो क्या है, मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, जो भी
मतलब स्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है बिटवीन टू चार्जेस, बिटवीन टू चार्जेस, ये हमेशा इंडिपेंडेंट रहता है किसी थर्ड चार्ज की प्रेजेंस या एब्सेंस से। ठीक है, मतलब ऐसा हो गया कि चार्जेस, इसको ऐसे कंप्लीट कर लेते हैं, इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर चार्जेस। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब इसका ये हुआ सिंपल सा कि लेट सपोज हमारे पास दो चार्ज थे, ठीक है, अभी और एक तीसरा भी चार्ज है। तो अगर हम किसी भी दो पर्टिकुलर चार्जेस में फोर्स देखता हूं तो देखो, ये मान लो वन चार्ज है, ये टू है, ये थ्री है। तो वन और टू का जो फोर्स है वो थर्ड पे डिपेंड नहीं करेगा, यानी ये F12 रहेगा, ये F21 रहेगा। और सिमिलरली आपका थ्री और वन में भी फोर्स रहेगा, सिमिलरली आपका थ्री और वन में फोर्स रहेगा। ठीक है, तो ये रहेगा F31 एंड F13। तो एक चीज याद रखो कि हमेशा F12 जो होगा वो इक्वल होगा F21 के, मैग्नीट्यूड वाइज बता रहा हूं, एंड जो 13 होगा वो मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होगा किसके? 31 के। ये चीज हमेशा रहेगी, ऑलवेज। ठीक है, एक नेक्स्ट पॉइंट भी अपन लोग लिख सकते हैं, एक और पॉइंट हम देख सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड होता है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने अगर वर्क एनर्जी पावर पढ़ा होगा, वहां पे आपने फोर्सेस पढ़े होंगे, कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो ऑलवेज एक चीज याद रखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्या याद रखना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। अब कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड का मतलब क्या हो गया कि वर्क डन बाय दिस फोर्स हमेशा इंडिपेंडेंट रहेगा पाथ फॉलोड पे। तो हम लोग उसको भी लिख लेते हैं कि दस द वर्क डन the work done by this force is independent of path followed। यानी इसका जो वर्क डन होगा वो कभी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, कंजर्वेटिव फोर्स है ना ये, तो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ हमने देख लिया, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख ली। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी तो उसमें आप लोग देखेंगे क्या, उसमें हम लोग बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स की रिलेटेड टू कूलॉम्स लॉ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।